अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर क्लास 10th की फ़िज़िक्स का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 18 जिसका नेम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले हम उसकी बेसिक कंपोनेंट की तरफ आएंगे कि जो अब हमारे पास जो ये विजिबल वर्ल्ड है जो मेड अप ऑफ एटम से बनी है, तो ये जो मैटर से की दुनिया है, जो हमारा जितना भी दुनिया है ये मैटर से बनी है। तो इसके जो कंपोनेंट है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। कि मैटर आपके पास क्या है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वॉल्यूम, एंड मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले एटम के बारे में देखेंगे कि जो एटम है ये क्या चीज़ है। तो साइंटिस्ट ने जब ये इस दुनिया के बारे में गौर व फिक्र करना शुरू किया तो मैटर्स के कहा कि ये दुनिया जो है विजिबल वर्ल्ड है ये मैटर से कंपोज्ड हुई हुई है। तो मैटर आगे फर्दर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से बना है। तो जो एटम है इसकी स्टडी के दौरान उन साइंटिस्ट ने फिज़िक्स के स्टडी को और ब्रॉड किया और कुछ टर्में, कुछ जो फिज़िक्स का नॉलेज था, जिस तरह आपके पास एटॉमिक फ़िज़िक्स है, हमारे पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है जिसमें हम लोग एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। फिज़िक्स की ब्रांच निकाली गई, एटॉमिक फ़िज़िक्स हम लोग उसके ऊपर निकाली गई। तो सबसे पहले जो हम लोग इस आर्टिकल है इस चैप्टर का वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके ऊपर काम करने के लिए 3-4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है एटम के लिए। सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने एटम के ऊपर काम किया उसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था इसने एटम के बारे में एक मॉडल दिया और उस मॉडल को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल आपके पास क्या है कि जो एटम है ये आपके पास एक ऐसी सरफेस है, एक ऐसी एटम जिसका है वह न्यूक्लियस और उसके गिर्द और जिसका पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसने जो प्लम पुडिंग मॉडल था इसने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट मूव कर रहे हैं इस तरह का उसने कहा कि जिस तरह ये ज़मीन है, लेट अस सपोज अर्थ है, ये आपके पास न्यूक्लियस है और उसके रिवॉल्व जो ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं। तो प्लम पुडिंग, प्लम मीन्स आपके पास जो एक पेस्ट अगर हम घरों में कोई चीज़ बना रहे हैं और उसके ऊपर आम जो कोई चीज़ अगर पड़ी हुई है, कोई दानेदार कोई चीज़ है, प्लम उसके अंदर पड़े हुए हैं और पुडिंग अगर उसके ऊपर पेस्ट हो तो ये आपके पास इस तरह वो एम्बेडेड हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन उस मॉडल के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर। तो ये सारे का सारा आपके पास एटम कहलाता है। और फिर उसने क्या कहा कि जो जे थॉमसन था कि मॉडल ऑफ एटम के बाद इसने ये कहा कि जो न्यूट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, कि जे थॉमसन सेकंड वन इसने एक प्लम पुडिंग मॉडल किया और इसकी जो सबसे एटम और जो एटॉमिक फिजिक्स की तरफ जो इसका कदम था, ये जो हम लोग आज एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका सबसे पहली जो कंट्रीब्यूशन जे थॉमसन थी उसने डिस्कवर इलेक्ट्रॉन किया था। डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास साइंटिस्ट था जे थॉमसन जिसने प्लम पुडिंग मॉडल किया। और प्लम पुडिंग मॉडल में उसने ये कहा कि आपके पास एक एटम के बारे में उसने प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया और उसने इसमें ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं
वो आपके पास एम्बेडेड हुए होते हैं इन अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि आपके पास कोई एटम है और उसके ऊपर ऐसे आपके पास इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हुए हैं और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ये जितना भी सारा स्फीयर है वो यूनिफॉर्म सॉलिड है और हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, कि उसके अंदर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। सेकंड वन जिसकी कंट्रीब्यूशन थी एटम के बारे में, उस साइंटिस्ट का नेम था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, इसका जो पहला सबसे काम ये था, जब इसने ये एटम के बारे में जे थॉमसन ने कहा तो इसने ये कहा कि जो एटम है ये इसकी ज़्यादातर जो ऑलमोस्ट है वह एम्प्टी स्पेस एटम की के जो ऑलमोस्ट है उसकी वो उसके सेंटर में या कोई भी कहीं जगह पे कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन इसका जो एटम है ये ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस के ऊपर कंसिस्ट होता है। एटम के बारे में इसने ये कहा और देन उसने क्या किया कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, उसने क्या किया कि उसने ये कहा कि जो एटम है वो कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट आपके पास उसमें एम्प्टी स्पेस होती है, ठीक है। और फिर उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे तो उसने ये कहा कि वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, एक उनके गिर्द एक ऐसे ऑर्बिट्स बने होते हैं, ऐसे उनके रास्ते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो उसने क्या किया कि डिस्कवर्ड न्यूक्लियस उसने डिस्कवर किया। फिर उसके बाद थर्ड वन जो एटम की स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जिसका कंट्रीब्यूशन था, उस साइंटिस्ट का नेम था जेम्स चैडविक। तीन साइंटिस्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज जे थॉमसन, थर्ड वन इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड फिर आपके पास जो जेम्स चैडविक था, इसने क्या किया कि डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। जे थॉमसन ने डिस्कवर इलेक्ट्रॉन किया और फिर उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर जेम्स चैडविक ने इन पीछे वाले लोगों की जो साइंटिस्ट थे उनकी जो थी डिस्कवरी थी उनको साथ मिला के उसने डिस्कवर्ड जो था वो न्यूट्रॉन उसने डिस्कवर किया। और उसने ये कहा कि जो डायमीटर ऑफ एन एटम है, वो डायमीटर ऑफ एन एटम, अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं तो उसका जो एटम का जो डायमीटर है वो आपके पास ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 आपके पास क्या है कि मिलीमीटर है। एंड वेयर एज जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, लेट अस सपोज दैट आपके पास ये एटम है तो इसका डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर है और इसका न्यूक्लियस जो इसके सेंटर पे है, जो क्या किया था कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को जब डिस्कवर किया कि उसका जो सेंटर पार्ट है तो उसका जो डायमीटर है उसने ये कहा कि 10⁻15 मीटर है। तो आप देखेंगे इसको एक एग्जांपल के तौर पर ये समझाया जा सकता है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो जो आपका हमारे पास क्या है कि स्टेडियम और उसमें हमारे पास क्रिकेट की बॉल अगर की एग्जांपल ली जाए तो स्टेडियम एज अ एटम और उसके सेंटर में अगर बॉल पड़ी हुई है तो वो आपका क्या होगा, उस एटम का न्यूक्लियस होगा। अब देखें कि जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जा रही है तो एज ए होल जब पूरे एटम की बात की जा रही होती है तो वो एज ए कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल, कि उसके ऊपर कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसी तरह सेम चार्ज अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है तो प्रोटॉन के ऊपर भी वो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस जो होगा अगर इसके ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो आपके पास न्यूक्लियस है जिसको पॉजिटिव चार्ज हम बोल रहे हैं उसके ऊपर आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो दोनों चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट उनकी जो आपके पास जो उसके साइंस हैं वो आपके पास अपोजिट हैं, एक के ऊपर माइनस है एक के ऊपर प्लस है, तो दोनों का जो नेट चार्ज होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है। इसलिए जो होल एटम को क्या किया जाता है कि वो न्यूट्रल
कंसीडर किया जाता है। अब देखेंगे उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोटॉन है, आप देखें एक हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, एक हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और एक हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। अब देखेंगे इनका, ये आपके पास जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, इनकी क्वांटिटीज भी हैं, इनका कोई ना कोई मैस है। तो उस मैस को इस तरह उन्होंने कंसीडर किया कि जो आपका प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से, कि प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ग्रेटर और मैसिव देन द इलेक्ट्रॉन। एंड आपके पास क्या है कि जो न्यूट्रॉन का मैस है, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का से मैस की निस्बत जो प्रोटॉन का मैस है 1836 टाइम मैसिव देन द इलेक्ट्रॉन। एंड मैस ऑफ द न्यूट्रॉन, जो आपके पास मैस ऑफ द न्यूट्रॉन है वो आपके पास 1839, मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज 1839 मैसिव देन द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों मैसिव हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करना है। बट क्या है कि उन दोनों के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इनके ऊपर चार्ज सेम होता है। लिहाजा वो होल आपके पास क्या होता है कि ना ही प्रोटॉन अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके किधर आ रहा होता है, प्रोटॉन की तरफ। दोनों का चार्ज सेम होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रल किया होता है। फिर हम जब आगे रेडियो एक्टिविटी देखेंगे, हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रोटॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन की बात की, न्यूट्रॉन की बात की, तो एक और आपके पास टर्म आ रही है जो आगे हम आर्टिकल में यूज करेंगे। एक हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। आपके हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ जो हमारे पास प्रोटॉन है इन द न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। ये अल्फाबेट आपके पास का लफ्ज है जिससे Z से हम जाहिर करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an atom or a number of electron revolving around the nucleus is give us a atomic number। and second one जो आपके हमारे पास टर्म होगी वो है हमारे पास mass number। क्या होगी, mass number। sum of हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज mass number। कि आपके पास जो mass number है वो sum of mass of आपके पास क्या है, प्रोटॉन एंड प्लस आपके पास न्यूट्रॉन इज नोन एज mass number and it is represented by A। और जब हम इसको फार्मूले के तौर पर लिख रहे होते हैं, किसी भी चीज़ का हम एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, उसका mass number लिख रहे हैं, तो उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास, अगर हमारे पास x कोई एक एलिमेंट है और उसका हम एटॉमिक नंबर और उसका mass number देखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इसके यहाँ पे हमारे पास मैस नंबर आएगा और यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर आएगा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि एक टर्म आ रही है आइसोटोप्स। क्या है, आइसोटोप। अब देखिए कि आइसो के लफ्ज से ही हम लोगों को ये चीज पता चल रही है कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स, आप देखिए जो आइसोटोप्स हैं इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं कि आइसोटोप्स आर एटम ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या है, एटम ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग but different mass number is known as isotope। कि जिनके जो आपके पास एलिमेंट है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और उसका mass नंबर हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, then this is known as आइसोटोप। और हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की।
अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राटियम। कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं तो इनमें हमारे पास हाइड्रोजन है तो हैव 3 आइसोटोप्स। अब देखिए कि जब 3 आइसोटोप्स की बात की जा रही है, एक आपके पास ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है, ये आपके पास ट्राटियम है, कि हमारे पास एक प्रोटियम है और ट्राटियम। अब देखें कि आइसोटोप की जब हमने डेफिनेशन की तो हमने कहा कि एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कि तीनों का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर के बारे में हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास जो Z है इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि प्रोटियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है और ट्राटियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। अब देखेंगे ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं और इनकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये कह दिया कि इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो तीनों के प्रोटियम में भी, ड्यूट्रियम में भी और ट्राटियम में भी क्या है, सेम है। अब डिफरेंट क्या चीज आएगी, डिफरेंट आएगी बट मैस नंबर आपके पास क्या है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, बट उसका जो मैस नंबर है वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखेंगे जो मैस नंबर है आपके पास वो आपके पास किस चीज से मिलकर बना है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि उनके किसी में अगर प्रोटॉन कम है तो दूसरे में ज़्यादा होंगे, तीसरे में उससे भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एक प्रोटॉन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। दूसरे में हमारे पास जब हम ड्यूट्रियम की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन आएगा, ठीक है, और दो हमारे पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दोनों का जो सम करेंगे 1 + 1 तो उसका जो मैस नंबर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 2। फिर थर्ड जब ट्राटियम की हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो 1 + 2 = 3, तो ये उसका मैस नंबर बनेगा, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। अब देखें कि ये जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स होती हैं, सेम एलिमेंट्स की सेम होती हैं, कि जितने भी आपके पास आइसोटोप हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हैं, ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। आप देखिए आपसे कोई बता क्वेश्चन कर सकता है और आपको ये बात याद रखनी है कि व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर एंड ऑल द जो हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव अ सेम एटॉमिक नंबर, सो फॉर दिस रीजन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज।